अगस्त 2014 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ज़रिए मेरी शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, 4 स्टार रिजॉर्ट में हुई थी। मैं बहुत खुश थी, मेरी फैमिली बहुत खुश थी, जो सब लोग होते हैं उस शादी में। और फिर 2016 27 जन को मुझे एक स्पीड पोस्ट से एक लेटर मिलता है जो मेरे हस्बैंड भेजते हैं मुझे, जिसमें मुझे ट्रिपल तलाक के तहत तलाक मिल चुका था। मेरा नाम आफरीन रहमान है और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि एक औरत होते हुए भी आप अपनी आवाज़ कैसे उठा सकती हैं। मेरी फादर की डेथ 2009 में हो गई थी, करीब मैं उधर तब 20-21 साल की होंगी। तो आई जस्ट लेफ्ट विद माई 2 ब्रदर्स एंड माई मॉम। और मेरी शादी इंदौर हुई थी, तो मैं 2015 अक्टूबर को जयपुर आई हुई थी। मुझे जोधपुर जाना था एक शादी में। तो रात को हम बस में बैठे और बस में मेरी आँख लग गई थी। जब धक्के से बस मेरी आँख खुली तो मैं देखती हूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मैं अपनी मॉम को खो चुकी थी और मुझे भी बहुत सी चोटें आई थी। मेरी 7-8 रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी, बहुत सारे स्टिचेस आए थे मेरे चेहरे पर, मेरे हाथ पर। तो एक उस हादसे ने मुझे मेरे शरीर को नहीं, मेरे दिल दिमाग को तोड़ दिया था। बिकॉज मैं उस एक्सीडेंट में मेरी मदर को खो चुकी थी, जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम थे, और जो कि शायद मदर आपकी ज़िंदगी में एक ही होती हैं। और उस वक्त मेरे हस्बैंड आए थे, 10 दिन मेरे साथ रहे, मुझे टेक केयर करा, और फिर वो वापस इंदौर चले गए थे। और मैं इस तरह से मैं जयपुर रह गई थी मेरे रिलेटिव्स के पास। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, लाइक सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, और मेरी बात नहीं हो पाती थी। और मैं उस वक्त इतनी मेंटल या फिज़िकल इतनी स्ट्रांग नहीं थी बिकॉज कि मैं वो जाके बात पता कर सकूं, बिकॉज मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था और डॉक्टर ने मुझे ट्रैवलिंग के लिए अलाउ नहीं करा था। उसके बाद ये फिर लेटर आता है 2016 में 27 जनवरी को। मुझे पता नहीं था वो लेटर आ गया है। फिर 1 फेब की बात है 2016 की। मेरे जो ब्रदर हैं मुझे इंदौर लेके जाते हैं और हम इंदौर जाते हैं। फिर मेरे ब्रदर कोर्ट जाते हैं मेरे हस्बैंड से बात करने, और वो वापस आते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी क्या बात हुई है मेरे हस्बैंड से। तो यही कहते हैं कि जो भी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मम्मा से बात करके बताऊंगा कि मुझे आफरीन से बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और मैं आपको 1 घंटे में जवाब देता हूँ। वो 1 घंटा भी हो गया, उन्होंने कोई फ़ोन पिक नहीं करे, उसके बाद स्विच ऑफ कर दिए थे फ़ोन। इस तरीके से फिर हम सब जगह, मैंने उनको ढूंढने गई, सब जगह पे मैंने ताले पाए, उनके घर पर, उनके ऑफिस पर, कोर्ट में, और पड़ोसियों से भी मैंने पूछा, बट वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब वापस हम होटल आए इंदौर में ही, तब भैया ने कहा चलो अब वापस जयपुर जाना है। तो मैं उनसे ज़िद करने लग गई कि नहीं, मैं अब काफ़ी महीने हो गए हैं, मुझे बात पता करनी है कि आखिर मसला क्या है, मैं बात करके ही जाऊंगी। जब वो ज़्यादा ज़िद होने लगी, तब मेरे भाई ने मुझे वो डाइवोर्स लेटर बताया फ़ोन में। जैसे जैसे मैं वो डाइवोर्स लेटर पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, अब हमारा रिश्ता ख़त्म होता है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा एकदम से मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिल ऐसे बाहर निकल कर आ रहा है। और जब मैं पूरा पढ़ रही थी उसे, वो धीरे धीरे करके मैंने 9-10 बार पढ़ा होगा उसको, और जब पढ़ा बाद में सब कुछ समझ आया तो मैं बिलक बिलक के रोने लगी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ही। उसके बाद ज़िंदगी एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी कि बच्चे खेल रहे हैं, टीवी चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि अब ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। मुझे लगता था कि अब मेरा वजूद, मैं अब ज़िंदा रहूं भी या न रहूं। बहुत बार सुसाइड का ट्राई करा, लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती ही है। और इसी तरीके से मैं एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो एक यूपी के जज ने अपनी वाइफ को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया था। तो मुझे लगा कि यार, लॉ मेकर बनाने, ये जो लॉ बनाने वाले ऐसा कर सकते हैं, तो फिर आम इंसान का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से मुझे और सारी चीज़ें, फिर मैं जब खुद के साथ होता है तो ज़्यादा पता लगता है। तो मैं कुरान शरीफ में, हदीत में, या जो भी लोग होते हैं उनसे इस मुतालिक बात करने लगी कि आखिर है क्या सही है, क्या गलत है। फिर इसी बीच सायरा बानो जी की पेटिशन आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करी थी ये, तो उनसे मुझे और हिम्मत मिली। मैंने भी फिर मार्च 2016 में इस तरह से पेटिशन फाइल कर दी। मार्च 2016 में मेरी पेटिशन फाइल हो गई। मुझे लगता था कि जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी औरतों के साथ नहीं होने चाहिए। इतनी इनह्यूमन तरीके से किसी को भी इस तरीके की बड़ी खबर नहीं देनी चाहिए। और फिर इस तरीके से मुझे पता था कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से लोगों के साथ हो रही हैं। तो 1 से 2 हुए और हम फिर मिलके 5 पेटिशनर बन गए। उसके बाद अप्रैल 2016 की बात है, मेरे पास मम्मी नहीं थी, मेरे पास पापा नहीं थे। मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी अप्रैल 2016 में ही। तो एक जो पॉजिटिव चीज़ें आई थी, जो थोड़ी सी होप्स आई थी, जो थोड़े से
स्ट्रांगनेस आई थी वो सारी एक बैक स्टेप पे चली गई। वापस एक से एक आपके फैमिली मेम्बर्स को खोते जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद फिर थोड़ी ठीक है, लाइफ संभलती रहती है सबकी, शायद मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। और उसके बाद फिर डिबेट्स के इन्विटेशंस आने लगे, तो मीडिया में डिबेट्स होते थे, टॉक शोज़ होते थे, वहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर्स बहुत आते हैं। दो पार्टी होती है, एक फेवर में होती है, एक अगेंस्ट में होती है, तो अगेंस्ट में ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स आते हैं। जब डिबेट्स में जाती थी मैं, तब मुझे वो कहते थे कि आपको तो आरएसएस का शायद फंड मिल रहा है कहीं से, आप बहुत बोल्ड हो, आपका कैरेक्टर ख़राब होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती थी। तो मैं उनसे ये कहती थी कि आरएसएस का फ़ंड क्या, मैंने अपनी वकील को आज तक की जो फ़ीस है वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ दी है, शायद वो स्टेशनरी या कोर्ट की फ़ीस में ही निकल गई होगी। और मैं बोल्ड क्या, मैं एक एजुकेटेड वुमेन हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैंने पढ़ा है इस बारे में कि जो तलाक हैं, ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, कुरान में तलाक बिद्दत, बिद्दत का वर्ड का मतलब होता है गलत गुनाह। तो जो तलाक, जो वर्ड कुरान में गलत और गुनाह माना गया है, वो कैसे सही हो सकता है? तलाक 3 तरीके से होते हैं, तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। तलाक हसन को सबसे सही तरीका माना गया है। मैं उनसे यही कहती थी डिबेट के वक्त, जिसमें जो कपल्स को 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता है रिकन्सिलिएशन का, इश्यूज सॉर्ट आउट करने का। तो मैं उनसे ये कहती थी कि मैं बोल्ड नहीं हूँ, मुझे नॉलेज है, मुझे एजुकेशन है इस चीज़ की, मैंने पढ़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आपसे मैं कह रही हूँ। काफ़ी मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्कॉलर्स होते थे, वो मुझसे कहते थे कि आप हमारे पास क्यों नहीं आई, आप क्यों सीधा सुप्रीम कोर्ट में गई हैं? तो मेरा उनको एक ही जवाब होता था कि आपने कोई क्या वकील बैठा रखा है या कोई काउंसलर बैठा रखा है कि कोई औरत को ऐसे इश्यूज़ होंगे तो वो आपके पास आएगी ये सलाह मशवरा करने, आपने कुछ कोडिफाइड नहीं कर रखा है। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी सुप्रीम बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर गई। और फिर हम कोई भी केस फाइल करते हैं तो हम 8-10 साल लग जाते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। मैंने ये पेटिशन 2016 में फाइल करी थी और 2017 22 अगस्त को ये फाइनल वर्डिक्ट भी आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे एक 5 जजेस की स्पेशल बेंच का हियरिंग हुआ था और 3/2 की मेजोरिटी से ये ट्रिपल तलाक, तलाक की बिद्दत ख़त्म हो गया था। तो मैंने बहुत सारी डिबेट्स दी हैं, मैं कभी भी कुछ नर्वस नहीं हुई। लेकिन जब मैं उस दिन लाइव न्यूज़ रूम में बैठी थी तो लिटरली आई वाज क्राइंग। मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि मैंने क्या क्या फेस करा है, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कितना खोया है। वो डाइवोर्स लेटर मुझे उस वक्त याद आ रहा था। वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी कि जीत गए, क्योंकि चला आ रहा था वो। इसलिए मैं लेकिन अभी ये कहूँगी कि लड़ाई अभी भी बाकी है। ये जो बिल हुआ है पास, सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन कर ही दिया है, बट लॉ बनना भी बाकी है। बट लोकसभा में सिर्फ ये बिल पास हुआ है, अभी राज्यसभा में पास होना बाकी है। मेरी पेटिशन में 2 और बड़े इश्यूज़ हैं, पॉलीगेमी को लेकर या हलाला निकाह को लेकर, उस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए, हम बहन हैं, हम औरतें जो हैं, हम बेटी हैं, हम दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात हम एक माँ हैं। हम सब में बहुत ताकत होती है, बट ज़रूरी होता है उस ताकत का एहसास होना। तो मैं सब औरतों को यही बताना चाहती हूँ कि जो भी औरत सोचती है कि यार आप सबको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, तो उस ताकत को महसूस कीजिए। आप खड़े होइए अपने हक के लिए, आप लड़िए। अगर आपको लगता है समाज गलत है, अगर आपको लगता है समाज के पहरेदार गलत हैं, तो आपको और लड़ने की ज़रूरत है। लोग बदल रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए, क्योंकि अब देखिए अब कानून में भी बदलाव आ रहा है। और मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि किस चीज़ का डरना, किस चीज़ से डरते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ में क्यों फिट होकर रहना जो सालों से चली आ रही है, जबकि आप जानते हैं कि यार आप बड़ी से बड़ी चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने करी है। जैसे इस्लाम के नाम पर ये 1400 सालों से सो कॉल्ड लेवल प्रैक्टिस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के नाम पर चली आ रही थी, वो बैन हो गई। कानून बनने वाला है, इंशाल्लाह वो ज़रूर बनेगा। तो बस उस वक्त मैं अपने डर से बाहर निकल कर यही साबित करना चाहती थी कि जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, वो गलत था, उसको रोकना ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं था कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी मुझे डर नहीं लगता था, मुझे बहुत डर लगता था। क्योंकि जब मैंने पेटिशन फाइल करी थी तो बहुत सारे लोग थे जो मुझे कहते थे कि आप इस्लाम के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, आप कुरान के खिलाफ जाकर कर रहे हैं। बट मैंने पढ़ा था, मैं कुछ खिलाफ जाकर नहीं कर रही थी, तो उस वक्त मुझे बहुत डर लगा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं मेरे एक्सपीरियंस और स्ट्रगल से मैं बता सकूँ कि कैसे मजबूत बना जा सकता है, कैसे इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के डर से बाहर निकलकर आप लड़ सकते हैं, खुद की आवाज़ उठा सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब सिचुएशन बुरी हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, तो आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि आपको फियर्स होना चाहिए,
प्रखर होना चाहिए। प्रखर ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव हो जाएं उस चीज़ को लेकर, आपने बहुत सारी सिचुएशन टॉलरेट कर ली हैं, सब कुछ नहीं। आपके इरादे फियर्स होने चाहिए, आप फियरलेस होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप खुद को समझ जाते हैं कि आप सचमुच में वाकई में क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप सिचुएशन के अगेंस्ट जाके, तो आपको पता लगता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। हम इससे बहुत से लोग हैं जो खुद को अलाउ भी नहीं करते हैं कुछ सोचने का भी, कि यार हम ये चीज़, बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव के डर से ही लोग भागते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बदलाव ही एक ऐसी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस से चलती रहती है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप खुद पर यकीन रखिए। जब आप फियरलेस होंगे तो सब कुछ चीज़ हो जाएगी। मुझे लगता है आपको रिस्क लेने चाहिए, एक एजुकेटिव रिस्क और एक कैलकुलेटिव रिस्क, क्योंकि जब तक आप एक जो सिचुएशन में है उसको फुली एक्सप्लोर नहीं कर लेंगे, उस पॉसिबिलिटीज़ को, तो एक जगह ठहर कर रह जाएंगे। और ट्रस्ट मी, जब आप रिस्क लेंगे तो आपको रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे मुझे मिला था। अब मैं आपसे लोगों से पूछना चाहती हूँ, किस किस को फेल होना पसंद है यहाँ पर? जस्ट रेज योर हैंड। किसी को फेल होना पसंद है? आई गेस किसी को पसंद नहीं है फेल होना, क्योंकि जब ज़िंदगी में सिचुएशन आती हैं और बहुत पर्सनल सिचुएशन आती हैं, कुछ प्रोफेशनल आती हैं और भी कोई सिचुएशन आती है, तो हम बहुत खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। बट सच ये है, हार और जीत ज़िंदगी में होगी ही। जिस तरीके से जीत आती है उस तरीके से हार आएगी, और उसको नोबडी कैन नॉट स्टॉप इट। तो अगर मेरी बात करूँ मैं, वो कि यार मैंने शादी करी थी, एक ड्रीम्स देखे थे कि मेरी इन फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये होगा, मैंने बहुत सारी एनर्जी लगाई है, मैंने बहुत सारा अपना टाइम दिया है, मेरी फैमिली ने बहुत सारा अपना सब कुछ दिया है, और वो चीज़ नहीं हुई। तो आप उस वक्त खुद को बहुत पिटी महसूस करते हैं, आप रोते हैं। इट्स ओके, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप थोड़ा सा रोइए, सबको रोना आता है इस सिचुएशन में। लेकिन बात होती है कि खुद को उसके बाद कैसे संभाला जाए। तो थोड़ा थोड़ा रोइए, थोड़ा खुद को संभालिए, एंड जस्ट डस्ट ऑफ योर सेल्फ, और लग जाए ये चीज़ें सुधारने में। तो डर से हारने का एक ही तरीका है, आगे बढ़ते रहना। सिचुएशन से डरिए मत, उसको एनालाइज कीजिए, अपने हार से सीखिए, एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, उस जीत का मज़ा आपको तभी आएगा जब आप पूरी तरह से हार जाएंगे। सो फेल एंड फेल अगेन एंड राइज लाइक अ फेनिक्स। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल टू ऑल द women is a full circle. Within her is the power to create, nurture and transform. So just raise your voice and transform this world. Thank you. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।